दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो रॉथस्चाइल्ड नाम ना जानता हो। यह वह निश्चित खामोश फ्रीक्वेंसी है जो हर प्रमुख वैश्विक लेनदेन के नीचे गूंजती है। मशीन में एक वित्तीय भूत जो आपके जीवन का रिदम, आपकी करेंसी की वैल्यू और जिस जमीन पर आप चलते हैं उसकी स्थिरता तय करता है। हमें यह मानने के लिए कंडीशन किया गया है कि राजवंशीय सत्ता का युग यूरोप के ताजों के साथ खत्म हो गया। फिर भी इसी पल तक रणनीति सिर्फ दृश्यमान से अदृश्य होने की तरफ शिफ्ट हो गई है। जब आप बिटकॉइन के चार्ट के उतार चढ़ाव या राजनीतिक नाटकों के शोर से डिस्ट्रैक्ट थे, तब हाउस ऑफ रॉथस्चाइल्ड एक मास्टर स्ट्रोक को चुपचाप अंजाम दे रहा था। अपने प्राइमरी बैंकिंग आर्म को एक मल्टी-बिलियन यूरो डीलिस्टिंग में प्राइवेट लेकर, जिसने सदियों में पहली बार उनके ऑपरेशंस पर पर्दा खींच दिया। यह कदम पीछे हटना नहीं था, यह वापस छाया में लौटना था। आज यह आपके लिए क्यों मायने रखता है, इसे समझने के लिए हमें इतिहास की सतह को सन 1744 के फ्रैंकफर्ट के तंग दम घोंटू यहूदी गेटों की गलियों तक पीछे खींचना होगा। यह पैसिव इनकम या हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट्स की दुनिया नहीं थी, यह सिर्फ जीवित रहने की दुनिया थी, जहां मेयर आमशेल रॉथस्चाइल्ड नाम के एक शख्स के लिए कानूनी तौर पर जमीन, खेती या रेशम या ताजे फल जैसी उम्दा चीजों में ट्रेड करना वर्जित था। वह कानून से फंसा हुआ था। फिर भी यही बहिष्कार था जिसने उसे एक अलग किस्म की कमोडिटी, इंफॉर्मेशन और वैल्यू की मूवमेंट में मास्टरी हासिल करने पर मजबूर किया। वह एक बैंकर के तौर पर शुरू नहीं हुआ, वह दुर्लभ सिक्कों और एंटीक वस्तुओं का डीलर बना। एक ऐसा ट्रेड जिसने उसे सिखाया कि कथित वैल्यू और असली ताकत में फर्क कैसे पहचाना जाता है। उसने महसूस किया कि जब राजा सीमाओं पर लड़ रहे थे, तब जिस शख्स ने कीमती धातुओं के प्रवाह और कर्ज के एक्सचेंज को कंट्रोल किया, वही असल में सिंहासन पर बैठा था। सन 1782 तक वह खुद को यूरोप के सबसे अमीर लोगों में से एक, हैसा कैसल के प्रिंस विलियम की इनर सर्कल में पहुंचाने में कामयाब हो गया। लेकिन मेयर सिर्फ दौलत का मैनेजमेंट नहीं कर रहा था, वह प्रभाव का एक जाल बनाने लगा था जो आखिरकार वेटिकन, ब्रिटिश संसद के हॉल और मॉडर्न सोवरेन वेल्थ फंड को जोड़ देगा। आज हम जो रहस्य सुलझा रहे हैं वह यह है कि कैसे एक परिवार जो कभी एक ही गली तक सीमित था, ने इतना मजबूत सिस्टम तैयार किया कि वह नेपोलियन, हिटलर और डिजिटल क्रांति से भी बच गया, और क्यों वे इसी पल को सार्वजनिक नजरों से गायब होने के लिए चुन रहे हैं। जूडेन गैस के दमघोंटू माहौल की कल्पना कीजिए। यह गीली पत्थर की पटरियों वाली एक तंग, बिना रोशनी वाली पट्टी थी, जहां 3000 लोगों को एक आधुनिक कार पार्क से भी छोटी जगह में ठूंस दिया गया था। हर रात, हर रविवार और हर ईसाई छुट्टी के दौरान गेटों को बाहर से बंद कर दिया जाता था। मेयर आमशेल सिर्फ एक झुग्गी में जीवित नहीं था, वह चरम मानवीय लचीलेपन की एक प्रयोगशाला में ढाला जा रहा था। जब फ्रैंकफर्ट के शासक वर्ग ने उसे जमीन, खेती या रेशम या हथियार जैसे उच्च दर्जे के सामानों में व्यापार करने का अधिकार नहीं दिया, तो अनजाने में उन्होंने उसे उस एकमात्र तत्व में माहिर होने पर मजबूर कर दिया जिसे वे भौतिक रूप से जंजीर नहीं दे सकते थे, पूंजी की मूवमेंट। उसने अपने परिवार की दुकान में पुराने फटे कपड़ों और मैले घरेलू सामानों के ढेर को देखा और एक आखिरी सीमा पहचान ली। अपनी स्थिति से ऊपर उठने के लिए उसे एक ऐसे माध्यम की जरूरत थी जो पोर्टेबल, सार्वभौमिक रूप से मूल्यवान और अनंत रूप से स्केलेबल हो। उसे अपना एडवांटेज अतीत के फेंके हुए अवशेषों में मिला। स्थानीय किसानों की जेबों और प्राचीन स्थलों के खंडहरों की खाक छानते हुए उसने दुर्लभ सिक्के और अनोखी चीजें जमा करनी शुरू कर दी। यह आखिरी पैटर्न इंटरप्ट था। जब उसके साथ ही पुरानी ऊन की कीमत पर मोल भाव कर रहे थे, तब मेयर अमीरों के लिए एक कैटलॉग तैयार कर रहा था। उसने शायद सहज रूप से समझा कि किसी वस्तु की वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, यह खरीदार की हैसियत और विक्रेता की जानकारी का प्रतिबिंब होती है। जब तक वह प्रिंस विलियम के साथ ट्रेडिंग कर रहा था, तब तक वह एक साधारण व्यापारी से आगे बढ़ चुका था। वह ताकतवर लोगों के मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स को पढ़ना सीख रहा था। उस गेटों की छाया में
मेयर ने महसूस किया कि अगर आप अपने डिजाइन के एक एसेट प्रोटेक्शन ट्रस्ट के जरिए किसी क्लाइंट की दौलत सुरक्षित कर सकते हैं, तो आप सिर्फ एक फीस नहीं कमाते बल्कि एक मालिक बन जाते हैं। वह अब सामान नहीं बेच रहा था, वह एक अस्थिर दुनिया में स्थिरता का भ्रम बेच रहा था। सामाजिक आर्थिक बाधाओं के इस चरम दौर ने संस्थागत स्थायित्व की रणनीति के लिए उत्प्रेरक का काम किया। वह एक दुकान नहीं बना रहा था, वह एक तिजोरी बना रहा था जो आखिरकार साम्राज्यों के राज समेटेगी। गेटो ने उसे नहीं तोड़ा, उसने उसकी महत्वाकांक्षा को एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में तब्दील कर दिया जो यूरोपीय राजशाही की टूटती संरचनाओं में घुसने के लिए तैयार था। इस राजवंश के डीएनए को सचमुच समझने के लिए हमें मेयर आमशेल के सबसे प्रभावी इनोवेशन फ्रंट रनिंग स्ट्रैटेजी की क्लिनिकल प्रिसिजन को देखना होगा। 1790 के दशक तक वह सिक्कों के एक फेरी वाले से उठकर एक दरबारी एजेंट बन गया था, एक ऐसी भूमिका जिसने उसे हिस्सा कैसल के प्रिंस विलियम के वित्तीय आर्किटेक्ट के तौर पर स्थापित कर दिया। यह एक ऐसा शख्स था जिसकी भारी दौलत ज्यादातर अपनी निजी सेना को भाड़े के सैनिकों के तौर पर किराए पर देने से जमा हुई थी। लेकिन विलियम की एक समस्या थी, उसके पास भारी मात्रा में कैश था और फिजिकल गोल्ड की लिक्विडिटी की लगातार जरूरत थी। मेयर ने इस गैप को देखा और एक शिकारी की स्पीड से कार्रवाई की। जब राजकुमार ने गोल्ड मांगा तो मेयर बस बाहर जाकर उसे ढूंढने नहीं लगा, उसने उसकी मेज पर अनुरोध आने से पहले ही उधार ली गई पूंजी से उपलब्ध आपूर्ति खरीद ली थी। वह अनिवार्य रूप से एसेट का ब्रोकर और गुप्त मालिक दोनों बन गया था। जब तक राजकुमार एक कीमत पर राजी हुआ तब तक मेयर अपना प्रॉफिट लॉक कर चुका था। वह सिर्फ स्टैंडर्ड 8% कमीशन नहीं कमा रहा था, वह अपनी गुप्त खरीद कीमत और आधिकारिक बिक्री कीमत के बीच का फैल पॉकेट कर रहा था। यह एक दोहरा प्रॉफिट इंजन था जिसने उसे उस जमाने के गणितीय मानदंडों को चुनौती देने वाली दर से पूंजी जमा करने दी। वह रियल टाइम में गेम रिग कर रहा था, यह सुनिश्चित करते हुए कि राजकुमार की दौलत की हर हलचल रॉथस्चाइल्ड की तिजोरियों में एक भारी अवशेष छोड़ जाए। यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं था, यह दक्षता के जरिए क्लाइंट के मनोवैज्ञानिक दासत्व के बारे में था। मेयर ने खुद को अपरिहार्य बना लिया, उसने सीमाओं के पार वैल्यू की मूवमेंट में महारत हासिल कर ली। जब दुनिया युद्ध और आदिम लॉजिस्टिक्स से बंटी हुई थी, वह सिर्फ एक ट्रेडर नहीं था, वह उस चीज का अग्रदूत था जिसे हम अब हाई नेटवर्थ वेल्थ मैनेजमेंट कह सकते हैं। उसने साबित कर दिया कि अगर आप किसी संसाधन की कमी से जुड़ी जानकारी को कंट्रोल करते हैं तो आप उस संसाधन की कीमत को कंट्रोल करते हैं। 1700 के शतक के अंत तक वह एक ट्रेडर से एक बैंकर बन गया था, इसलिए नहीं कि उसे और पैसे की जरूरत थी, बल्कि इसलिए कि उसे वह संस्थागत वैधता चाहिए थी जो एक बैंक देता है। उसे समझ आ गया था कि एक व्यापारी को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन एक बैंक जो किसी राष्ट्र का सोवरेन डेट रखता है वह राष्ट्र ही बन जाता है। यह एक फिलॉसफी का जन्म था जो सन 2026 में भी उनके ऑपरेशंस को नियंत्रित करती है। कभी सिर्फ मार्केट ना खेलें बल्कि मार्केट खुद बन जाएं। मेयर आमशेल जानता था कि एक पेड़ चाहे कितना ही मजबूत क्यों न हो, एक अकेले तूफान से गिर सकता है। राष्ट्रों से भी लंबे समय तक टिकने वाली विरासत सुनिश्चित करने के लिए उसने जियोपॉलिटिकल डाइवर्सिफिकेशन की एक योजना बनाई जो आज भी एसेट प्रोटेक्शन का आखिरी ब्लूप्रिंट बनी हुई है। उसने यूरोप के नक्शे को देखा और प्रतिस्पर्धी हितों का एक शतरंज का बोर्ड देखा। उसका हल था अपने 5 बेटों में से 4 को वैश्विक सत्ता के महत्वपूर्ण केंद्रों पर भेजना, एक विकेंद्रीकृत जाल बनाना जिसे कोई एक क्रांति या युद्ध कभी पूरी तरह नहीं तोड़ सकता था। हर बेटा एक 5 तीरों वाला बिंदु था जो एक एकजुट ताकत को दर्शाता था जो साथ में अलग अलग होने से ज्यादा मजबूत थी। उसने नाथन को लंदन भेजा, साम्राज्य का रत्न, ताकि वैश्विक व्यापार के दिल पर कब्जा कर सके। जेम्स को पेरिस भेजा गया, ब्रिटिशों का बौद्धिक और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी। आमशेल फ्रैंकफर्ट में ही रहा ताकि पैतृक आधार बनाए रख सके। सोलोमन वियना गया ऑस्ट्रियाई साम्राज्य को प्रभावित करने के लिए, और कार्ल नेपल्स गया भूमध्य सागरीय वित्त को
नियंत्रित करने के लिए। यह सिर्फ एक पारिवारिक चाल नहीं थी, यह रॉथस्चाइल्ड डीएनए को दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारों के बिल्कुल प्लम्बिंग में सर्जिकल इंसर्शन था। इन राजधानियों में परिवार को फैलाकर वह पृथ्वी पर एकमात्र ऐसी इकाई बन गए जिसके पास यूरोपीय मामलों का बर्ड्स आई व्यू था। जब पेरिस का एक राजा सिर्फ इतना जानता था कि उसके जासूसों ने लंदन के बारे में क्या बताया है, तब रॉथस्चाइल्ड भाई सीमाओं के पार इंटरनल लेजर्स, मार्केट प्राइसेज और राजनीतिक फुसफुसाहटें रियल टाइम में शेयर कर रहे थे। इस प्रवास ने उन्हें एक एकल ट्रांसनेशनल ऑर्गेनिज्म की तरह काम करने दिया। अगर एक घर लिक्विडिटी संकट में फंसता तो दूसरे एक वेल्थ प्रिजर्वेशन ट्रस्ट की तरह काम करते, टूटने से बचाने के लिए गुप्त चैनलों के जरिए पूंजी भेजते। वे उस चीज के अग्रदूत थे जिसे हम अब ऑफशोर बैंकिंग के सबसे प्राथमिक रूप में पहचानते हैं, किसी एक टैक्स कलेक्टर या राजा की पहुंच से दूर वैल्यू को हिलाना। सन 1800 की शुरुआत तक उन्होंने कुछ हासिल कर लिया था जो किसी पोप या सम्राट ने कभी नहीं किया था। वह पहला सच्चा ग्लोबल फाइनेंशियल नेटवर्क थे। उन्होंने सिर्फ देशों के साथ काम नहीं किया, उन्होंने वह माहौल बनाया जहां देश अस्तित्व में रह सकते थे। उन्होंने समझ लिया कि कई प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों का सोवरेन डेट रखकर वे असल में इतिहास की लगाम खुद हाथ में रखते हैं। वे सिर्फ भविष्य पर दांव नहीं लगा रहे थे, वे लोग थे जो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को ड्राफ्ट कर रहे थे जो भविष्य को परिभाषित करेंगे। नाथन में रॉथस्चाइल्ड 20,000 पाउंड और एक रेजर जैसी तीक्ष्ण प्रकृति लेकर लंदन आया। वह ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में हिस्सा लेने नहीं आया था, वह उस पर हावी होने आया था। जब अन्य व्यापारी स्टैंडर्ड मार्जिन से संतुष्ट थे, नाथन ने वर्टिकल इंटीग्रेशन की एक रणनीति लागू की जो किसी मॉडर्न फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को भी आदिम बना देती। उसने पहचाना कि टेक्सटाइल उद्योग ब्रिटेन की औद्योगिक ताकत की रीढ़ बिखरा हुआ था। उसे 3 अलग अलग लीकेज के पॉइंट दिखे, कच्चा माल, डाइंग प्रक्रिया और आखिरी मैन्युफैक्चरिंग। नाथन की प्रतिभा यह थी कि उसने लीक को रोक दिया। उसने सिर्फ कपड़ा नहीं खरीदा, उसने कच्चे रेशे खरीदे, डाइंग फैसिलिटीज को कंट्रोल किया और खुद मैन्युफैक्चरिंग कमीशन की। पूरी सप्लाई चेन का मालिक बनकर उसने वह हासिल किया जिसे उसने 3 प्रॉफिट्स कहा। यह सिर्फ एक बिजनेस मूव नहीं था, यह अपने प्रतिस्पर्धियों पर एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। वह लंदन में किसी और से सस्ते अपना माल बेच सकता था और फिर भी 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता था। फाइनेंशियल वेलोसिटी के एक चौंकाने वाले प्रदर्शन में उसने अपने शुरुआती 20,000 पाउंड को कुछ ही महीनों में 60,000 पाउंड में बदल दिया। वह एंट्री की लागत को मैनिपुलेट करके पूरे मार्केट को आउट कम्पीट कर रहा था। लेकिन टेक्सटाइल सिर्फ एक ट्रोजन हॉर्स था। नाथन का असली मकसद एक ऐसे बैंक की स्थापना था जो एक साम्राज्य का वजन संभाल सके। सन 1808 तक वह तस्करी की लुक्रेटिव और खतरनाक दुनिया में दाखिल हो चुका था। वह सिर्फ कपड़ा नहीं हिला रहा था, वह नेपोलियन रॉकेट से टूटे हुए यूरोप में कीमती धातुएं और जानकारी हिला रहा था। उसने सुपीरियर मैनेजमेंट की प्रतिष्ठा कायम की, जो कहने का एक नम्र तरीका था कि उसके एजेंटों का एक नेटवर्क था जो किसी भी सरकारी पाबंदी को बायपास कर सकता था। उसे समझ आ गया था कि युद्ध के समय में वह व्यक्ति जो लिक्विडिटी उपलब्ध करा सकता है उस जनरल से ज्यादा ताकतवर होता है जो सेना का नेतृत्व करता है। जब तक उसने 8 लाख पाउंड की बिक्री की रिपोर्ट की, वह आखिरी खेल सरकारी वित्त में घुसने के लिए तैयार था। वह ब्रोकरेज अकाउंट बोनस नहीं ढूंढ रहा था, वह ब्रिटिश ट्रेजरी की मेज पर एक सीट ढूंढ रहा था। उसने एक ऐसी मशीन बना ली थी जो फिजिकल सामान को द्रव पूंजी में उस स्पीड से बदलती थी जो दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। वह अब मैनचेस्टर का सिर्फ एक व्यापारी नहीं रहा था, वह लंदन फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट का प्राइमरी इंजन बन चुका था। एक ऐसा शख्स जो समझ गया था कि अगर आप रियलिटी के रॉ मटेरियल को कंट्रोल करते हैं तो आप रियलिटी खुद को कंट्रोल करते हैं। इन्फॉर्मेशन ही एकमात्र करेंसी है जो कभी डीवैल्यू नहीं होती। और सन 1815 में नाथन रॉथस्चाइल्ड ने साबित कर दिया कि सही होने से ज्यादा फायदेमंद पहले होना है। मंच था वाटरलू की लड़ाई।
ब्रिटिश साम्राज्य और यूरोपीय महाद्वीप का पूरा भविष्य एक खूनी दोपहर पर टिका था, जब जनता आधिकारिक सरकारी डिस्पैचों का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। नाथन की निजी खुफिया नेटवर्क पहले से ही चल रही थी। तेज घोड़ों और कैरियर कबूतरों के एक परिष्कृत रिले का इस्तेमाल करते हुए उसे ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की जीत की खबर आधिकारिक दूतों के लंदन पहुंचने से पूरे 24 घंटे पहले मिल गई। यह सिर्फ एक लकी ब्रेक नहीं था, यह कंप्यूटर के आविष्कार से पहले ही एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का एक क्लिनिकल एग्जीक्यूशन था। नाथन लंदन स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल हुआ और ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार बेचना शुरू कर दिया। उसने सिर्फ बेचा ही नहीं, उसने निराशा का एक गणितीय भाव बनाकर अपनी होल्डिंग्स डंप कर दी। शहर के सबसे जानकार आदमी को देखते हुए मार्केट घबरा गया। उन्होंने मान लिया कि वेलिंगटन हार गया है। सरकारी कंसोल्स, उस जमाने के सोवरेन डेट के दाम गिर गए। जब पैनिक अपने आखिरी वेग पर पहुंचा तो नाथन के एजेंट चुपचाप आगे बढ़े, पूरे मार्केट को उसकी असली वैल्यू के एक हिस्से पर खरीद लिया। जब जीत की आधिकारिक खबर आखिरकार पहुंची तो दाम आसमान छूने लगे और नाथन ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के मालिक के रूप में उभरा। उसने सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाया था, उसने असल में दुनिया की अग्रणी महाशक्ति का कर्ज हथिया लिया था। इस पल ने इन्फॉर्मेशन सुप्रीमेसी की रॉथस्चाइल्ड फिलॉसफी को जड़ दिया। उन्होंने समझा कि आम जनता डर का जवाब देती है, लेकिन अभिजात वर्ग डेटा का जवाब देता है। अपने निजी वाहकों का लेवरेज करके नाथन ने फॉरेक्स ट्रेडिंग डोमिनेंस का एक स्तर हासिल कर लिया था जो आज भी किंवदंती है। उसने एक सैन्य संघर्ष को एक निजी वेल्थ इंजन में बदल दिया, यह साबित करते हुए कि सही कनेक्शन वालों के लिए राष्ट्रीय संकट सिर्फ एक लिक्विडिटी इवेंट होता है। रॉथस्चाइल्ड सिर्फ युद्धों के नतीजे पर दांव नहीं लगा रहे थे, वे यह सुनिश्चित कर रहे थे कि युद्ध के मैदान पर चाहे जो भी जीते, लेजर पर हाउस ऑफ रॉथस्चाइल्ड जीते। उन्होंने ओपन लूप की कला में महारत हासिल कर ली थी, बाजार में एक रहस्य पैदा करना जिसे सुलझाना सिर्फ वे जानते थे, बाकी दुनिया को उनके ज्ञान की कीमत चुकाने के लिए छोड़ देना। जबकि वाटरलू की किंवदंती कल्पना को बांधती है, रॉथस्चाइल्ड प्रभाव की असली धार पेनिनसुलर वॉर की लॉजिस्टिकल दुस्वप्न में छिपी थी। सन 1814 तक ड्यूक ऑफ वेलिंगटन फ्रांस और पुर्तगाल में लड़ाइयां जीत रहा था, लेकिन वह वॉलेट की लड़ाई हार रहा था। उसके सैनिक विद्रोह के कगार पर थे क्योंकि उन्हें तनख्वाह नहीं मिली थी। ब्रिटिश सरकार इतने गंभीर राजकोषीय अधिश्रम से जूझ रही थी कि पूरे युद्ध प्रयास को ढहने का खतरा था। उन्हें फ्रांसीसी जमीन पर सैनिकों को भुगतान करने के लिए फ्रांसीसी सिक्कों की जरूरत थी, लेकिन ब्रिटिश पाउंड दुश्मन की लाइनों के पीछे बेकार था। यह आखिरी लिक्विडिटी ट्रैप था और नाथन रॉथस्चाइल्ड वह एकमात्र शख्स था जिसके पास चाबियां थीं। नाथन ने पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी से 8 लाख पाउंड का गोल्ड खरीदकर कीमती धातुओं के बाजार पर कब्जा कर लिया था। जब सरकार मजबूर होकर उसके पास आई तो उसने सिर्फ उन्हें गोल्ड नहीं बेचा, उसने एक फुल सर्विस सॉल्यूशन पेश किया। उसने यह भारी दौलत नेपोलियन के जासूसों से भरे महाद्वीप में घुसाने का नामुमकिन काम अपने हाथ में लिया। पेरिस और फ्रैंकफर्ट में अपने भाई के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए उसने गोल्ड को ब्लाइंड ट्रांजैक्शंस की एक श्रृंखला के जरिए हिलाया जो आधुनिक ऑफशोर बैंकिंग स्ट्रक्चर्स जैसे लगते हैं। वह ब्लॉकेड और राष्ट्रीय सीमाओं को एक ऐसे आदमी की आसानी से बाईपास कर रहा था जिसके पास नक्शे का मालिकाना हक था। यह नाथन द्वारा किया गया सबसे अच्छा कारोबार था, सिर्फ कमीशन के लिए नहीं बल्कि उस लेवरेज के लिए जो इससे उसे क्राउन पर मिला। ब्रिटिश सेना के पेमास्टर बनकर उसने एन रॉथस्चाइल्ड को राज्य का एक अपरिहार्य स्तंभ बना दिया। उसने साबित कर दिया कि सोवरेन डेट सिर्फ बैलेंस शीट पर एक नंबर नहीं है, यह एक भौतिक हकीकत है जिसके लिए मूवमेंट और प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। जब युद्ध आखिरकार खत्म हुआ तो रॉथस्चाइल्ड सिर्फ 8% कमीशन लेकर नहीं चले गए, वे दुनिया की एकमात्र शेष महाशक्ति का पूरा विश्वास लेकर चले गए। उन्होंने दिखा दिया था कि वैश्विक संघर्ष के हाई स्टेक्स खेल में वह आदमी जो गोल्ड का सप्लाई कंट्रोल करता है
वह तलवार रखने वाले आदमी से ज्यादा खतरनाक होता है। यह वह पल था जब सेफ हेवन मिथ पैदा हुआ। यह विचार कि रॉथस्चाइल्ड पेपर उतना ही अच्छा है जितना वह प्रतिनिधित्व करता गोल्ड, एक विश्वास जो अगली सदी तक ग्लोबल फाइनेंस को नियंत्रित करेगा। नाथन रॉथस्चाइल्ड की मौत सन 1836 में हुई तो उसने एक वैक्यूम नहीं छोड़ा। यह परिवार की संरचनात्मक विकास की अगली परत को सक्रिय कर दिया। कमान सबसे छोटे भाई जेम्स के पास पेरिस में शिफ्ट हो गई। एक ऐसा आदमी जिसकी बुद्धि और सामरिक ठंडक यूरोप के लिए परफेक्ट मैच थी, जो औद्योगिक क्रांति की सुबह में प्रवेश कर रहा था। जेम्स ने महसूस किया कि तेज युद्ध प्रॉफिट का युग संतृप्ति तक पहुंच रहा था। अपनी स्थिति को दुनिया के प्राइमरी लिक्विडिटी प्रोवाइडर के रूप में बनाए रखने के लिए उन्हें विनाश से निर्माण की तरफ पिवट करना पड़ा। यह इंडस्ट्रियल सिंडिकेट का जन्म था, एक मॉडल जो अगली सदी के ग्लोबल कैपिटल को परिभाषित करेगा। जेम्स ने अपनी नज़र उभरते रेल रोड इंडस्ट्री पर लगाई। सन 1825 में इंग्लैंड में स्टॉकटन डॉर्लिंगटन लाइन ने साबित कर दिया था कि स्टीम समय और दूरी को संकुचित कर सकती है। लेकिन जेम्स ने देखा कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का नया गोल्ड स्टैंडर्ड है। सन 1840 के दशक में रॉथस्चाइल्ड यूरोपीय रेल विस्तार के आर्किटेक्ट बन गए। फ्रांस में शेमा दे फर, दुनोर और ऑस्ट्रियन साम्राज्य में बड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हुए। लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी पूंजी नहीं लगाई, उन्होंने सिंडिकेट मॉडल का पायनियरिंग किया। अन्य एलीट निवेशकों की पूंजी पूल करके अपना रिस्क कम किया, जबकि रेल रोड बॉन्ड्स और स्टॉक्स जारी करने से कंट्रोल रखा। यह हाई नेटवर्थ वेल्थ मैनेजमेंट का सबसे इंडस्ट्रियल रूप था। उन भौतिक रेलों का मालिकाना जो माल और लोगों को ट्रैवल करना पड़ता था। इस ट्रांजिशन ने बैंक को सिर्फ लेंडर से ग्लोबल लैंडलॉर्ड में बदल दिया। वे अब सिर्फ पेपर नहीं रख रहे थे, वे मेटलर्जी, माइनिंग और एनर्जी ग्रिड्स के डिजिटल युग समकक्ष में निवेशित थे, जो दुनिया को चलाते रखते थे। उन्होंने समझा कि सरकारें सोवरेन डेट पर डिफॉल्ट कर सकती हैं, लेकिन एक राष्ट्र अपने ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स के बिना काम नहीं कर सकता। रेलों का मालिक बनकर रॉथस्चाइल्ड ने सभ्यता की मूवमेंट पर एक प्राइवेट टैक्स सिस्टम बना लिया। यह आवश्यक एसेट्स की तरफ मूव था, ऐसी चीजें जो लोग आर्थिक जलवायु चाहे जो हो इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे जेम्स बूढ़े हो रहे थे, उन्होंने सुनिश्चित किया कि हाउस ऑफ रॉथस्चाइल्ड सिर्फ राज्य का फाइनेंसर नहीं, बल्कि उस भौतिक दुनिया का मालिक है जिसमें राज्य रहता है। वे डर की करेंसी से जरूरत की करेंसी में चले गए। ग्लोबल इकोनॉमी को रॉथस्चाइल्ड डिजाइन ग्रिड में लॉक कर दिया, जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश की नींव बना हुआ है। एक साम्राज्य की असली ताकत बूम वर्षों में उसके विकास से नहीं, बल्कि संकट में उसके एकजुट रहने से मापी जाती है। सन 1848 में स्प्रिंग टाइम ऑफ नेशंस यूरोप में फैल गया। क्रांतियों की लहर जो हर राजशाही को उखाड़ फेंकने की धमकी दे रही थी, जिसे रॉथस्चाइल्ड ने दशकों से फाइनेंस किया था। पेरिस में सड़कें बैरिकेड हो गईं। वियना में इंपीरियल ऑर्डर ढह रहा था। परिवार की फ्रेंच और ऑस्ट्रियन ब्रांचेस दिवालियेपन के कगार पर धकेल दी गईं, क्योंकि घबराए डिपॉजिटर्स अपना गोल्ड मांग रहे थे और सरकारी बॉन्ड्स की वैल्यू तब एक अब चीनी अक्षर हो गई। यह 5 तीरों की फिलॉसफी का आखिरी स्ट्रेस टेस्ट था। किसी अन्य बैंकिंग हाउस के लिए यह अंत होता, लेकिन रॉथस्चाइल्ड के लिए यह वह पल था जब उनकी एकता की सिद्धांत उनकी सबसे बड़ी हथियार बनी। लायनल डे रॉथस्चाइल्ड, जिन्होंने नाथन की मौत के बाद लंदन हाउस की कमान संभाली थी, ने संकट को अपने संघर्षरत रिश्तेदारों से कटने का कारण नहीं माना। इसके बजाय उन्होंने एक बड़ा इंटरनल बेलआउट कोऑर्डिनेट किया। उन्होंने समझा कि परिवार के नाम का सर्वाइवल लंदन ब्रांच के इंडिविजुअल प्रॉफिट से ज्यादा कीमती है। स्थिर ब्रिटिश मार्केट से पूंजी को पेरिस और वियना के अराजकता में फनल किया गया। अपनी नेटवर्क को स्थिर करने के लिए एक प्राइवेट सोवरेन वेल्थ फंड की तरह काम किया। यह सिर्फ फैमिली लॉयल्टी नहीं था, यह अपनी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर को संरक्षित करने की गणना थी। उन्होंने महसूस किया कि अगर एक तीर टूटा तो पूरा बंडल खतरे में पड़ जाता। जबकि वे अपने को बेलआउट कर रहे थे, लायनल संस्थागत सत्ता के लिए एक ऐतिहासिक खेल भी खेल रहे थे। उन्होंने पहचाना कि परिवार के हितों को क्रांतिकारी सरकारों की मनमानी से बचाने के लिए
उन्हें कानून बनाने वाले कमरे में होना चाहिए। सन 1847 में वे लंदन सिटी के लिए लिबरल कैंडिडेट चुने गए, लेकिन पूर्वाग्रह की दीवार का सामना किया। हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट लेने के लिए उन्हें क्रिश्चियन ओथ लेना पड़ता। 11 साल तक उन्होंने मना किया, जोर देकर कहा कि वे सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट पर शपथ लेंगे। यह सिर्फ विश्वास का मामला नहीं था, यह रॉथस्चाइल्ड की मौजूदा व्यवस्था के सामने ना झुकने की प्रदर्शन थी। जब सन 1858 में ज्यूइश रिलीफ एक्ट पास हुआ, लायनल ने अपनी सीट ली, परिवार को ब्रिटिश राज्य का वैध स्थायी हिस्सा बना दिया। उन्होंने क्रांति की आग से सरवाइव किया, ना कि खुद को बदलकर, बल्कि कानून को बदलवाकर खुद को समाहित करवाया। यह आउटसाइडर से लेजिस्लेटर में शिफ्ट ने सुनिश्चित किया कि उनकी एसेट प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजीज अब सिर्फ चालाक फाइनेंशियल मूव्स नहीं, बल्कि कानून की बुनावट में बुनी हुई हैं। जब हाउस ऑफ रॉथस्चाइल्ड अपने यूरोपीय विधायी गढ़ों को मजबूत करने में व्यस्त था, अटलांटिक की धुंध से एक खामोश क्लिनिकल प्रतिद्वंद्वी उभर रहा था। जूनियस मॉर्गन, फर्म जॉर्ज पी बॉडी एंड कंपनी का एक अमेरिकी बैंकर, एक गंभीर परिपक्व हवा वाला शख्स था, एक फाइनेंसर जिसके पास वह एक चीज थी जो बूढ़े हो रहे रॉथस्चाइल्ड कुलपति खोने लगे थे, अस्तित्वगत जोखिम की भूख। टकराव का बिंदु सन 1870 में फ्रांको प्रशियन युद्ध के फैलने पर आया। रॉथस्चाइल्ड ने अपनी किंवदंती पूर्वानुमान क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए अनियमित नेपोलियन तृतीय और प्रशिया के उग्र बैल ओटो वॉन बिस्मार्क को देखा और फैसला किया कि फ्रांस एक खोई हुई लड़ाई थी। उन्होंने कर्ज देने से मना कर दिया। उन्होंने मान लिया कि पूंजी रोककर वे सेफ हेवन गेम खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी राष्ट्र के टैक्स बेस की लचीलापन और हाउस ऑफ मॉर्गन की शिकारी महत्वाकांक्षा को कम आंका था। जूनियस मॉर्गन को परवाह नहीं थी कि फ्रांस युद्ध जीता या हारा, उसे परवाह थी कि क्या फ्रांस भुगतान कर सकता है। उसने पहचाना कि हार में भी फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था विविधतापूर्ण थी और उसका टैक्स संग्रह सर्जिकल दक्षता की एक मशीन था। जब रॉथस्चाइल्ड किनारे खड़े थे, मॉर्गन ने एक सिंडिकेट का आयोजन किया जिसने फ्रांसीसी सेना के लिए 10 मिलियन पाउंड से ज्यादा जुटाए। यह सिर्फ एक लोन नहीं था, यह उस मार्केट शेयर का हॉस्टाइल टेकओवर था जिसका रॉथस्चाइल्ड एक सदी से आनंद ले रहे थे। जब युद्ध निर्णायक प्रशियाई जीत के साथ खत्म हुआ, तो बिस्मार्क ने भविष्यवाणी की कि फ्रेंच पीछे हट जाएंगे। वह गलत था। उन्होंने सन 1873 में बॉन्ड्स का प्रीपेमेंट कर दिया और जूनियस मॉर्गन 1.5 मिलियन पाउंड के विंडफॉल के साथ चला गया। इस एक घटना ने मॉर्गन की पूंजी में भारी वृद्धि की और उसे सरकारी वित्त पोषण की उच्च पंक्तियों में धकेल दिया। रॉथस्चाइल्ड एकाधिकार में एक संरचनात्मक दरार पैदा कर दी। पहली बार एक प्रतिद्वंद्वी बैंकिंग राजवंश ने साबित कर दिया था कि वह 5 तीरों को उनकी अपनी जमीन पर आउट कैलकुलेट कर सकता है। रॉथस्चाइल्ड अपनी ही सफलता के शिकार बन गए थे। सन 1868 में जेम्स की मृत्यु के बाद रूढ़िवादी और खंडित होते गए। जैसे जैसे युवा पीढ़ियां परिवार की दिशा पर बहस करने लगीं, हाउस ऑफ मॉर्गन सत्ता को केंद्रीकृत कर रहा था, एक ऐसी सदी के लिए तैयारी कर रहा था जहां अमेरिकी डॉलर आखिरकार ब्रिटिश पाउंड का दम घोंट देगा। हम उस पल को देख रहे हैं जब बैटन फिसलना शुरू हुई, एक याद दिलाते हुए कि हाई फाइनेंस की दुनिया में आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यह विश्वास है कि आपका अतीत का वर्चस्व आपके भविष्य के अस्तित्व की गारंटी है। रॉथस्चाइल्ड अभी भी यूरोप के जमींदार थे, लेकिन अमेरिकी पहले से ही एक नया साम्राज्य बना रहे थे जिसे अस्तित्व में आने के लिए उनकी इजाजत की जरूरत नहीं थी। सन 1800 के अंत तक रॉथस्चाइल्ड ने लंबे समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका को पागलों की भूमि के रूप में खारिज कर दिया था, एक अराजक सीमांत जहां दौलतें रेल रोड सट्टेबाजी और औद्योगिक मारपीट के धुंधके में बनती और बर्बाद होती थीं। लेकिन 9 मई सन 1893 को अमेरिकी प्रयोग गणितीय वास्तविकता की एक दीवार से टकराया जिसे सबसे जिद्दी यूरोपीय कुलपति भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। सन 1893 की दहशत एक प्रणालीगत कार्डियक अरेस्ट की तरह आई। रेल रोड अति विस्तार से ढह रहे थे और अमेरिकी ट्रेजरी गोल्ड को इस तरह खो रहा था कि पूरे राष्ट्रीय दिवालियापन का खतरा था।
राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड गोल्ड स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए बेताब थे, यह मानते हुए कि अगर डॉलर ने भौतिक बुलियन से अपना संबंध खो दिया तो अमेरिकी विश्वसनीयता हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। जब संघीय गोल्ड रिजर्व खतरनाक रूप से $100 मिलियन की सीमा से नीचे चला गया तो उन्होंने उस एक शख्स की तरफ रुख किया जो पुरानी दुनिया और नई दुनिया के संगम पर बैठा था, जेपी मॉर्गन। मॉर्गन जानता था कि हाउस ऑफ मॉर्गन पूरी अमेरिकी सरकार को अकेले स्थिर नहीं कर सकता। उसे एक ग्लोबल वॉल्ट की गहराई की जरूरत थी और वह बिल्कुल जानता था कि चाबियां किसके पास थीं। दशकों से रॉथस्चाइल्ड चुपचाप और रणनीतिक रूप से भारी गोल्ड और सिल्वर माइनिंग ऑपरेशंस में निवेश कर रहे थे, दुनिया के सबसे विश्वसनीय महंगाई हेज पर दबदबा सुरक्षित कर रहे थे। यह मजबूर सहयोग का पल था। जेपी मॉर्गन एक पुल के रूप में काम करते हुए एक ऐसी डील पर बातचीत की जो बिजनेस ट्रांजैक्शन से ज्यादा एक संधि जैसी लगती थी। 6 लोग गुपचुप मिले और एक योजना का मसौदा तैयार किया जिसमें रॉथस्चाइल्ड और मॉर्गन अमेरिकी संघीय सरकार को सीधे 3.5 मिलियन औंस गोल्ड उपलब्ध कराएंगे। यह कोई उपहार नहीं था, यह दुनिया के उभरते महाशक्ति पर नियंत्रण के लिए एक हाई स्टेक्स चाल थी। उन्होंने खरीद को वित्त पोषित करने के लिए $65 मिलियन के 30 साल के गोल्ड बॉन्ड्स जारी किए। जब ऑफरिंग आखिरकार जनता के लिए खुली तो रॉथस्चाइल्ड नाम का मनोवैज्ञानिक वजन और मॉर्गन की स्थानीय प्राधिकरण ने एक उन्माद पैदा कर दिया। पूरा बॉन्ड इश्यू लंदन में सिर्फ 22 मिनट में और न्यूयॉर्क में आधे घंटे से भी कम समय में बिक गया। संकट टल गया, लेकिन कीमत नंगी आंखों से अदृश्य थी। संयुक्त राज्य अमेरिका को अनिवार्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय बैंकरों के एक निजी सिंडिकेट द्वारा बेलआउट किया गया था। जब जनता स्थिरता की वापसी का जश्न मना रही थी, हकीकत यह थी कि हाउस ऑफ मॉर्गन के 5 तीरों ने साबित कर दिया था कि वे आखिरी उपाय के आखिरी लेंडर थे। उन्होंने साबित कर दिया था कि जब किसी राष्ट्र की राजकोषीय नीति विफल होती है तो सोवरेन जनता की तरफ नहीं बल्कि उन लोगों की तरफ मुड़ता है जो गोल्ड के मालिक होते हैं। यह सहयोग उनके संयुक्त प्रभाव के शिखर को चिन्हित करता है। एकता का एक संक्षिप्त क्षण, इससे पहले कि 20वीं सदी उन्हें वैश्विक वित्तीय प्रणाली की आत्मा के लिए एक क्रूर प्रतिस्पर्धा में धकेल देगी। 20वीं सदी की सुबह इस हद तक कत्लेआम लाई कि रॉथस्चाइल्ड के 19वीं सदी की शिष्ट युद्ध वित्त पोषण इसे कभी झेलने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था। जैसे जैसे यूरोप प्रथम विश्व युद्ध के औद्योगिक वध में उतरा, 5 तीरों की रणनीति को इसकी सबसे पीड़ादायक दरार का सामना करना पड़ा। इतिहास में पहली बार परिवार के सदस्य खुद को खाई के विपरीत दिशाओं में पाए। उनकी निष्ठा उन राष्ट्रों के बीच खींची हुई थी जिन्हें उन्होंने बनाने में मदद की थी, और उस एकीकृत रक्त रेखा के बीच जिसकी रक्षा करने की उन्होंने शपथ ली थी। यह वह पल था जब ट्रांसनेशनल में खून बहाने लगा, जब लंदन और पेरिस के घर मित्र राष्ट्रों को फंड दे रहे थे। ऑस्ट्रियाई शाखा को केंद्रीय शक्तियों का समर्थन करने के लिए मजबूर किया गया। उनकी आंतरिक लेजर को एक ऐसे घर के नक्शे में बदल दिया जो खुद के खिलाफ बंटा हुआ था। जब रॉथस्चाइल्ड इस आंतरिक पहचान संकट से नेविगेट कर रहे थे, हाउस ऑफ मॉर्गन अब जैक मॉर्गन के नेतृत्व में ब्रिटिश और फ्रांसीसी युद्ध प्रयासों के प्राइमरी फाइनेंसर के रूप में कार्य करने का मौका हथिया लिया। मॉर्गन सिर्फ पैसे नहीं उधार दे रहा था, उसका बैंक मित्र राष्ट्रों के लिए पूरी अमेरिकी सप्लाई चेन का आयोजन कर रहा था, लिबर्टी बॉन्ड्स के जरिए अरबों जुटा रहा था और प्रभावी रूप से दुनिया के वित्तीय गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को लंदन से न्यूयॉर्क में स्थानांतरित कर रहा था। रॉथस्चाइल्ड को कॉरपोरेट बैंकिंग के एक नए अधिक आक्रामक रूप से ओवरशैडो किया जा रहा था जो कुल युद्ध के पैमाने पर पनपता था। सन 1918 तक परिवार बरकरार था, लेकिन सोवरेन डेट पर उनका पूर्ण एकाधिकार खत्म हो गया था। फिर आया सबसे काला अध्याय। सन 1930 के दशक में उभरा यहूदी विरोधी भावना सिर्फ एक सामाजिक आंदोलन नहीं थी, यह रॉथस्चाइल्ड आर्किटेक्चर पर राज्य प्रायोजित हमला था। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में नाजी शासन के उदय ने परिवार की संपत्तियों की व्यवस्थित लिक्विडेशन का रास्ता खोल दिया। वियना में पाले रॉथस्चाइल्ड महल पर सिर्फ कब्जा ही नहीं किया गया, इसे खोखला कर दिया गया।
इसकी अमूल्य कला और रिकॉर्ड्स को राज्य के दुश्मन के रूप में एसएस द्वारा जब्त कर लिया गया। एडवर्ड और रॉबर्ट जैसे बुजुर्ग परिवार के सदस्यों को संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में शरण मांगते हुए विविध रास्तों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गईं और उनके बैंक बंद कर दिए गए। यह कोई मार्केट क्रैश नहीं था, यह अस्तित्वगत मिटाना था। वह परिवार जो कभी सम्राटों को शर्तें डिक्टेट करता था, अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, यह साबित करते हुए कि सबसे परिष्कृत एसेट प्रोटेक्शन ट्रस्ट भी ढहते सामाजिक अनुबंध की कच्ची बेलगाम हिंसा के आगे बेबस है। वे बच गए, लेकिन सन 1945 के परिदृश्य ने एक ऐसा परिवार दिखाया जो खंडित, सतर्क और सार्वजनिक नजरों से पीछे हटने पर तेजी से आसक्त होता जा रहा था। जैसे ही दुनिया सन 1980 के दशक में दाखिल हुई, हाउस ऑफ रॉथस्चाइल्ड ने खुद को दो परस्पर विरोधी हकीकतों के बीच फंसा पाया। इसके अतीत की निजी क्लब परंपरा और आधुनिक वित्त का आक्रामक डीरेगुलेटेड बिग बैंग, जब बैंकिंग दुनिया मेगा बैंकों और कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स की लैंडस्केप में बदल रही थी, एक आंतरिक दरार परिवार की नींव को फाड़ रही थी। लॉर्ड जैकब रॉथस्चाइल्ड ने इस नए कॉर्पोरेट युग में एक बोल्ड विस्तार की वकालत की, जबकि उनके चचेरे भाई सर एवलिन डी रॉथस्चाइल्ड एनएम रॉथस्चाइल्ड एंड सन्स के मुखिया ने पूर्ण पारिवारिक नियंत्रण और सर्जिकल रेक पर जोर दिया। इस दार्शनिक तलाक के कारण जैकब ने अलग होकर RIT कैपिटल पार्टनर्स बनाया, लेकिन कोर बैंक एवलिन के स्थिर पारंपरिक हाथों के नीचे ही रहा। हालांकि वह विवेक जिसे वे इतना महत्व देते थे, एक ऐसे शख्स के साथ उनके संबंध से टूटने वाला था जिसका जीवन और मृत्यु सदी की महान वित्तीय पहेलियों में से एक बन जाएगी। रॉबर्ट मैक्सवेल एक विशाल भूख वाले मीडिया मोगल थे जो होलोकॉस्ट से बच गए थे और मिरर ग्रुप समेत एक प्रकाशन साम्राज्य बनाया था, जिसे एनएम रॉथस्चाइल्ड की महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त थी। वह क्विंटेसेंशियल हाईस्टेक्स प्लेयर थे, ऑफशोर बैंकिंग और इंटर कंपनी लोन्स के एक जटिल जाल का इस्तेमाल करते हुए, जिसे अनुभवी ऑडिटर भी पता लगाने के लिए संघर्ष करते थे। रॉथस्चाइल्ड के लिए वह एक ऐसे क्लाइंट थे जिसे उस तरह की सोफिस्टिकेटेड कंसोलिडेटेड स्ट्रेटेजीज की जरूरत थी जो सिर्फ एक अभिजात घर ही उपलब्ध करा सकता है। लेकिन यह भ्रम 5 नवंबर सन 1991 को तब टूट गया जब मैक्सवेल का शव उनकी नौका लेडी गैलाइन से गायब होने के बाद अटलांटिक में तैरता हुआ मिला। इसके बाद एक प्रणालीगत शॉक वेव थी। यह खोजा गया कि मैक्सवेल ने अपने अत्यधिक लेवरेज्ड साम्राज्य को डूबने से बचाने के लिए अपने कर्मचारियों की पेंशन फंड से 460 मिलियन पाउंड की व्यवस्थित लूट की थी, जबकि रॉथस्चाइल्ड को कभी भी मैक्सवेल के अपराधों में कानूनी रूप से फंसाया नहीं गया। यह कलंक उनके ब्रांड के दिल पर लगा एक धब्बा था। दुनिया में चरित्र के सबसे विवेकशील न्यायाधीश होने की उनकी प्रतिष्ठा पर इस नतीजे ने परिवार को गहन आत्मनिरीक्षण और भी ज्यादा तंग गोपनीयता की अवधि में धकेल दिया। उन्हें एहसास हो गया कि 24 घंटे के न्यूज साइकिल और डिजिटल पारदर्शिता की दुनिया में जीवन से भी बड़े दिग्गजों के साथ व्यापार करने के पुराने शिष्ट तरीके एक दायित्व थे। इस युद्ध ने सर एवलिन के इस विश्वास को सुदृढ़ कर दिया कि आधुनिक दुनिया में बचने का एकमात्र तरीका छाया में और भी गहरे पीछे हटना था, सार्वजनिक बाजारों से बचना और हाई नेटवर्थ वेल्थ मैनेजमेंट के एक ऐसे निशाने पर ध्यान केंद्रित करना जो आक्रामक वृद्धि से ज्यादा प्राइवेसी को महत्व देता हो। उन्होंने सीख लिया था कि मीडिया की तेज रोशनी घेटों की खामोश लेजरों से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। सन 2023 ने एक रणनीतिक वापसी की शुरुआत की जिसे दुनिया के ज्यादातर लोगों ने पूरी तरह गलत समझा। जब रिटेल निवेशक नवीनतम बिटकॉइन ETF या टेक स्टॉक्स की अस्थिरता पर मंत्रमुग्ध थे, हाउस ऑफ रॉथस्चाइल्ड के आंतरिक पवित्र स्थल ने सार्वजनिक मंच से एक क्लिनिकल एग्जिट को अंजाम दिया। लगभग 3.5 बिलियन यूरो की लागत वाले एक कदम में परिवार ने अपने प्राइमरी इन्वेस्टमेंट बैंक रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी को पूरी तरह से प्राइवेट ले लिया। यह कमजोरी का संकेत या असफल बैलेंस शीट की प्रतिक्रिया नहीं थी, यह डार्क होने का एक जानबूझकर चुनाव था। यूरोनेक्स्ट पेरिस एक्सचेंज से डीलिस्ट होकर
उन्होंने अपने आंतरिक मैकेनिक्स को नियामकों, सक्रिय शेयरधारकों और 24 घंटे के न्यूज साइकिल की चुभती निगाहों से हटा दिया। वे मेयर आर्मशेल के मूल दर्शन में लौट रहे थे कि असली ताकत तब सबसे प्रभावी होती है जब वह अदृश्य हो। इस चार्ज का नेतृत्व अलेक्जेंडर डी रॉथस्चाइल्ड कर रहे थे, परिवार की विरासत को संभालने वाली 7वीं पीढ़ी। उन्होंने समझा कि कट्टर पारदर्शिता और डिजिटल निगरानी के युग में एक पब्लिक कंपनी होना एक रणनीतिक दायित्व था। अपनी होल्डिंग कंपनी कॉनकॉर्डिया के जरिए एक निजी साझेदारी में संक्रमण करके परिवार ने अपनी एसेट प्रोटेक्शन रणनीतियों और अपने दीर्घकालिक दृष्टि पर पूर्ण नियंत्रण वापस हासिल कर लिया। उन्हें अब त्रैमासिक आय की रिपोर्ट नहीं करनी थी या अपने विवेक के गोल्ड स्टैंडर्ड को जनता को समझाना नहीं था। इस कदम ने उन्हें उसी खामोशी और गति के साथ काम करने दिया जो नाथन ने वाटरलू में इस्तेमाल की थी, लेकिन आधुनिक कॉरपोरेट कानून के अतिरिक्त संरक्षण के साथ वे अब एक बार फिर वैश्विक अभिजात वर्ग के लिए एक निजी क्लब हैं। सार्वजनिक औचित्य की आवश्यकता के बिना दुनिया के सबसे बड़े विलय और अधिग्रहण पर सलाह देते हुए, यह निजीकरण उनके आधुनिक इतिहास का आखिरी ओपन लूप है। यह इस विश्वास का संकेत देता है कि मौजूदा वित्तीय प्रणाली अत्यधिक अस्थिरता के एक चरण में प्रवेश कर रही है जहां सार्वजनिक एक्सपोजर खतरनाक है। जब मुख्यधारा का मीडिया वित्त के लोकतंत्रीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, रॉथस्चाइल्ड ने महसूस कर लिया है कि असली खेल ट्रेडिंग फ्लोर पर नहीं बल्कि तिजोरी में खेला जाता है। वे राजकोषीय नीति में आने वाले बदलावों और निजी संपदा में बढ़ी हुई राज्य हस्तक्षेप की संभावना से खुद को अलग कर रहे हैं। बैंक को बोर्ड से हटाकर उन्होंने यह सुनिश्चित कर लिया है कि जब अगला प्रणालीगत संकट आएगा तो वे छाया में लेजर रखने वाले होंगे, जबकि बाकी सब एक सार्वजनिक बाजार में जवाब ढूंढने के लिए छोड़ दिए जाएंगे जिसे उसके सबसे जानकार खिलाड़ियों से वंचित कर दिया गया है। वे दुनिया नहीं छोड़ रहे हैं, वे बस यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि अब आप देख नहीं सकते कि वे इसके साथ क्या कर रहे हैं। सन 2026 तक हाउस ऑफ रॉथस्चाइल्ड की रणनीति अपने सबसे घातक रूप में विकसित हो चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड, जब जनता स्टॉक मार्केट सिम्युलेटर की अस्थिरता या नवीनतम बिटकॉइन सुर्खियों पर टिकी हुई है, रॉथस्चाइल्ड भविष्य के बिल्कुल प्लम्बिंग में दाखिल हो चुके हैं। वे अब सिर्फ राजकोषीय नीति पर सलाह नहीं दे रहे हैं, वे नई दुनिया की भौतिक रेलों के मालिक बन रहे हैं। कुछ दिन पहले ही 8 जनवरी को रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी ने अपनी सन 2026 की अंतर्दृष्टि प्रकाशित की, जिसमें वैश्वीकरण से विखंडन की तरफ बदलाव पर प्रकाश डाला गया। वे अब एक एकीकृत दुनिया पर दांव नहीं लगा रहे हैं, वे बाधाओं पर दांव लगा रहे हैं। उनके हॉल के एग्जिट्स की सर्जिकल प्रिसिजन को देखिए। सन 2025 के अंत में लिन फॉरेस्टर रॉथस्चाइल्ड ने द इकोनॉमिस्ट में परिवार के 26.7% हिस्से को बेचने के लिए कदम उठाया। एक सदी से ज्यादा समय तक वे कथा के मालिक रहे। अब वे जानकारी की दृश्यमान दुनिया से बाहर निकलते हुए ऊर्जा खरीदने के लिए मीडिया बेच रहे हैं। वे एक साथ यूरोप की परमाणु और हरित ऊर्जा ग्रिड्स में खुद को सन्निहित कर रहे हैं। जून सन 2025 में रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी ने स्लोवाकिया में जस्ट बोहुनस में नए परमाणु बिजली संयंत्र के लिए 13.9 मिलियन यूरो के सलाहकार अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यही पैटर्न है, खबरों से बाहर निकलकर पावर प्लांट्स में जाना। वे खुद को सन 2026 के $500 बिलियन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर उछाल के केंद्र में स्थित कर रहे हैं, यह समझते हुए कि डेटा सेंटरों को पूरे राष्ट्रों से ज्यादा बिजली की जरूरत होती है। वे पेपर के बदले पावर और वादों के बदले पाइपलाइनों का व्यापार कर रहे हैं। अगर आप अब तक हमारे साथ रहे हैं तो अब आप लोगों के एक बहुत छोटे समूह का हिस्सा हैं जो शोर के बीच संकेत देख सकते हैं। वही परिवार जिसने 1700 के दशक में हिस्सा के राजकुमार का फ्रंट रन किया था, वह अब सन 2030 के दशक के ऊर्जा परिवर्तन का फ्रंट रन कर रहा है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या वे दुनिया पर राज करते हैं, बल्कि यह है कि क्या आप उस ग्रिड को नजरअंदाज करने का खर्च उठा सकते हैं जो वे आपके आसपास बना रहे हैं। ज्यादातर लोग इसे देखेंगे और अपनी दैनिक दिनचर्या में लौट जाएंगे।
लेकिन वे कुछ जो 250 साल पुरानी गति के गुरुत्वाकर्षण को समझते हैं, वे जानते हैं कि खामोश पलायन लगभग पूरा हो चुका है। आपका क्या ख्याल है, अगला छिपा हुआ तिजोरी कहाँ बनाया जा रहा है? यह कथा शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्यों के लिए वित्तीय इतिहास में एक गहरी डाइव है। यह कोई वित्तीय सलाह नहीं है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले एक प्रमाणित पेशेवर से सलाह लें। एग्जिट्स बंद करके वेल्ड किए जा रहे हैं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक कमेंट छोड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यहाँ दिए गए किसी भी क्यूआर कोड से मुझे एक कॉफी खरीदने पर विचार करें।